अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि चैप्टर नंबर 4 का सेकंड लेक्चर है फिजिक्स में। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और फोर्स की डेफिनेशन। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आज हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता था कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे चल रही है या किसी एक जगह पर रेस्ट पर है, तो वो उसी अपने स्टेट में रहती है। यानी कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्टेट पर मौजूद है उसी स्टेट में रहना चाहता है, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जो कि उसकी स्टेट को चेंज करे। ठीक है, लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ थोड़ा सा मुख्तलिफ है ये फोर्स के बारे में। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब कोई भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती है, इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है वो उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। ठीक है ना। अब ये जो एक्सेलरेशन है, इन इट्स ऑन डायरेक्शन, अपनी ही डायरेक्शन में फोर्स अपनी ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी को स्ट्रेट पुश करेंगे तो वो स्ट्रेट ही आगे की तरफ जाएगा। कोई जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो स्ट्रेट ही आगे की तरफ जाएगा। सही है। तो जब भी फोर्स अप्लाई की जाती है किसी बॉडी के ऊपर, तो वो अपनी ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। अब ये जो एक्सेलरेशन है कितनी ज़्यादा होती है और कितनी कम होती है, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है। ये है नेक्स्ट लाइन। दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, ये जो एक्सेलरेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ये वैसे मास के, जो कि यहाँ पे शो नहीं किया गया। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उस बॉडी के मास के, क्योंकि यहाँ हम मटेरियल वर्ल्ड वर्ल्ड में रहते हैं और यहाँ पे तमाम बॉडीज़ जो हैं वो अपने पास एक मास रखती हैं। ठीक है, तो जो जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब एक क्वेश्चन आता है, ड्राइव एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ये वैसे हम इसको क्वेश्चन की हद तक नहीं, इसको हमें ऑब्जर्व करना है कि किस तरह से कोई ऑब्जेक्ट की किसी भी चीज़ की डेरिवेशन की जाती है और किस तरह से नॉर्मल लाइफ से आप इन चीज़ों को पिकअप करके इनको मैथमेटिकल फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक हम कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कोई कार है। ठीक है, उस कार के ऊपर, और उस कार का जो मास है ना वो एम है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर शो किया है, सपोज यू पुश एन ऑब्जेक्ट, यू पुश अ कार ऑफ मास एम, जिसका मास एम है। ठीक है, विद अ फोर्स एफ। आपने एफ फोर्स के साथ उस मास को एम को पुश किया। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटेड बाय द अमाउंट ए, और जो ऑब्जेक्ट है वो ए अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन के साथ उसी फोर्स की डायरेक्शन में मूव हो गई। ठीक है, देन वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व, हम क्या चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के। इसका मतलब क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि आप जितनी ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ही ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अब मिसाल के तौर पर आपके सामने कोई गाड़ी खड़ी है, कोई बच्चा साइकिल पर है। अब आप अगर उसे जितना ज़्यादा पुश करोगे उतना ज़्यादा तेज़ जाएगा ना वो, और जितना कम पुश करोगे उतना कम तेज़ जाएगा वो। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सही है, डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनैलिटीज़ होती हैं, एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनैलिटी होती है और एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी होती है। इसमें हम दोनों को ऑब्जर्व कर लेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे बॉडी उतनी ही ज़्यादा तेज़ एक्सेलरेट होगी। ठीक है ना। अब दूसरी बात, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? मास। अगर बच्चे और साइकिल का मास मिलाकर नॉर्मल है, मतलब अगर आपने एक साइकिल पे बच्चे को धक्का दिया, उसको पुश किया, तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, अब उसी अमाउंट ऑफ फोर्स के साथ, जिस फोर्स से आपने उस बच्चे को साइकिल पे पुश किया, उसी अमाउंट ऑफ फोर्स के साथ अगर आप किसी ट्रक को पुश करते हो, तो क्या ट्रक में भी वही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी? लाजमी सी बात है, नहीं होगी। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन। ठीक है ना। यानी जितना ज़्यादा मास होगा एक्सेलरेशन उतनी ही कम प्रोड्यूस होगी एक फिक्स अमाउंट ऑफ फोर्स के साथ। यानी अगर 20 न्यूटन की फोर्स आपने एक बच्चे एक बच्चे को साइकिल पे धक्का लगाया 20 न्यूटन ऑफ फोर्स से। ठीक है, अब 20 न्यूटन ऑफ फोर्स से अगर आप ट्रक को पुश कर रहे हो, तो ट्रक उस फोर्स से पुश नहीं होने वाला। पुश हो जाएगा लेकिन वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी जो बच्चे वाले केस में हुई। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मास कम था, तो 20 न्यूटन की फोर्स ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन ट्रक वाले केस में क्योंकि मास ज़्यादा है, इस वजह से 20 न्यूटन की फोर्स कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो
आगे चलते हैं हम। Drive F is equals to ma. So अच्छा, we can clearly observe that acceleration is directly proportional to the applied force F and inversely proportional to the mass m of the object। ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के एक्सेलरेशन और किस तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। ठीक है, अब मैथमेटिकली हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? मैथमेटिकली इसको लिखने का तरीका ये होता है कि a इज प्रोपोर्शनल टू f। ठीक है, ये होता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। ठीक है, एक होता है इज इक्वल्स टू, ये इज इक्वल्स टू से डिफरेंट होता है, ये बताता है कि कोई ना कोई रिलेशन है। ठीक है, अब ये जो रिलेशन है ना इन दोनों के दरमियान, ये एक्सेलरेशन और फोर्स के दरमियान, इनके बीच में कोई ना कोई एक कांस्टेंट वैल्यू एग्जिस्ट करती है, जिस कांस्टेंट को अगर हम लगा दें तो ये इक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले ये इक्वल्स नहीं हो सकते। तो ये सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी है कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। ठीक है, और दूसरी तरफ एक्सेलरेशन हमने क्या पढ़ा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को इस तरह से लिखते हैं 1 अपॉन करके। ठीक है, जो भी चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसे अपॉन में लिखा जाता है। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली जो इक्वेशन थी इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन 1। इक्वेशन नहीं है ये, वैसे प्रोपोर्शनलिटी है, मैंने नाम दे दिया बस। ठीक है, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अच्छा, कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन, अब इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन किस तरह से करेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई फोर्स के एक्सेलरेशन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एम के। इन दोनों को हमने एक ही इक्वेशन में यानी एक ही प्रोपोर्शनैलिटी में लिख लिया कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ और एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हमें हटाना है, और जब भी हमें प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना हो लाजमी एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। ठीक है ना, जब आपको प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वेशन में चेंज करना हो तो एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है टर्म को। ठीक है ना, जो भी आपके पास फैक्टर हो। तो हमने कांस्टेंट फैक्टर लिया है के। नॉर्मली के लिया जाता है मुख्तलिफ जगहों पे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और फिर और भी मज़ीद कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं जिनकी वैल्यूज़ मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है ना, मतलब वन वन भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर इस केस में ये बहुत सिंपल है, कांस्टेंट इस कांस्टेंट की वैल्यू 1 है। ठीक है ना, तो बाकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ होती हैं कांस्टेंट्स की। तो क्योंकि ये फ़िज़िक्स में पहली दफ़ा अभी आपके सामने ये इंट्रोडक्शन हो रहा है इसका, तो बिल्कुल सिंपल एक इक्वेशन है ये, जो है प्रोपोर्शनैलिटी भी आपको इसमें समझ आ जाए, ताकि कि आप इससे फेमिलियर हो जाओ ना, यूज़ टू हो जाओ आगे जाकर। फिर जब हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो उसमें आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखोगे, फिर आगे और भी मज़ीद कांस्टेंट्स हैं तो उनकी वैल्यूज़ मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक मकसद आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि ये कांस्टेंट आया क्यों, ये जो के है ये क्यों आया। ये जब भी प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम इक्वेशन यानी इक्वल्स की फॉर्म में लिखते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू लाजमी आती है। ठीक है ना, जो कि इक्वेशन को बैलेंस करती है। अब मैंने क्या किया, इक्वल्स लगा के लगा दिया, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी वाली इक्वेशन यानी ये जो प्रोपोर्शनैलिटी थी ये इक्वेशन में चेंज हो गई। इक्वेशन में चेंज हो गई, बाकी सब कुछ एज इट इज़ है। ठीक है ना, ये प्रोपोर्शनैलिटी की जगह मैंने क्या लगा दिया, इज इक्वल्स टू के, यानी ये के कांस्टेंट है और ये इक्वेशन में चेंज हो गया एफ अपॉन एम एज इट इज़ है। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखा है, वेयर के इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड के इज़ इक्वल्स टू 1। अब ये जो के जो है, जो कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 1। तो इक्वेशन में हम के की जगह पर 1 पुट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है ना, तो सो इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट में मैंने लिखा 1, के की जगह पर लगाया 1, एफ अपॉन एम एज इट इज़। ठीक है ना, अब कोई भी चीज़ जब 1 से मल्टीप्लाई होती है तो वो एज इट इज़ वही आ जाती है। अब यहाँ पर जैसे एफ अपॉन एम ये एक वैल्यू थी, किससे मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू 1 से, तो एज इट इज़ ये वैल्यू आ गई। ठीक है, या आप ये बोल सकते हैं कि 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो वही वैल्यू आ जाती है। तो 1 एफ अपॉन एम से मल्टीप्लाई हो रहा था तो एफ अपॉन एम एज इट इज़ आ गया यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, अब ये एक इक्वेशन में चेंज हुआ है। जब एम यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, हम बोथ साइड पर एम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से एम कैंसिल हो जाएगा और दूसरी साइड पर एक्सेलरेशन वाली साइड पर एम यानी मास मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, बोथ साइड पे हमने मास को मल्टीप्लाई करवा दिया तो यहाँ यहाँ से तो मास मास कैंसिल होगा, तो F इज इक्वल्स टू एम ए, ये इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन समझे कि एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है,
तो अच्छा, इसके बाद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इतना ही था, जिसमें हमें एफ इज इक्वल टू एम ए की डेरिवेशन जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी आती है ये, तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये इक्वेशन फार्मूले में भी यूज़, इसको हम फार्मूले के तौर पे भी यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, ठीक है। तो मस्ट रिमेंबर दैट। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, बिल्कुल सिंपल, सिंपलेस्ट ऑफ ऑल लॉज, ठीक है ना, सबसे सिंपल लॉ यही है, टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी सिंपल वर्ड्स क्या हैं कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। या फिर टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन का एक मुख्तलिफ रिएक्शन होता है, ठीक है। इसको किस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ को पुश करते हैं ना, तो वो चीज़ भी हमें पुश करती है। आप इसी वक्त अपनी किसी भी वॉल के ऊपर फोर्स लगाओ, आप जब वॉल के ऊपर फोर्स लगा रहे होगे तो आपके हाथ पर भी एक फोर्स लग रही होगी लाजमी, ठीक है। वरना अगर आपके हाथ पे कोई फोर्स नहीं लग रही तो आपको थकना तो नहीं चाहिए, आप 1 घंटा बिल्कुल अपनी फुल फोर्स के साथ दीवार को पुश करते रहो, आप भी थक जाओगे, क्योंकि आपके ऊपर भी दीवार की फोर्स लग रही है, ठीक है ना। जब दो फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होती हैं और वो दोनों कैंसिल हो जाती हैं तो बॉडी रेस्ट पर रहती है। कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पर जो रेस्ट पर है ना, उसके ऊपर तमाम लगने वाली फोर्सेस, हर डायरेक्शन से लगने वाली फोर्सेस इक्वल हैं और अपोजिट हैं, इस वजह से वो तमाम फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाती हैं, जिस वजह से बॉडी रेस्ट पर रहती है, ठीक है। इस वक्त आपके ऊपर भी कई फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई फोर्स ऊपर से लग रही है तो नीचे से भी उतनी ही फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाती हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर ये बुक मैंने यहाँ पे शो की है, ये बुक है एक टेबल के ऊपर रखी हुई, ठीक है। अब बुक बुक का अपना वेट तो होगा, लाजमी सी बात है। ये अब इस बुक का जितना भी वेट है ना, ये बुक उतनी फोर्स के साथ टेबल को नीचे की तरफ पुश कर रही है, ठीक है। और इसका रिएक्शन, इसकी रिएक्शन फोर्स क्या है कि टेबल उसी फोर्स के साथ इस बुक को ऊपर पुश कर रही है, और नतीजा क्या है कि आप इस बुक को रेस्ट पर देखते हो। अच्छा, अगर ऐसा है तो क्या हो कि अगर हम किसी एक फ़ोर्स को बढ़ा दें, मिसाल के तौर पे अगर हम बुक की डाउनवर्ड फ़ोर्स को बढ़ा दें तो क्या होगा। अब ज़रा सोचना शुरू करो, अगर इस बुक के ऊपर आप रखो, टेबल इतनी ही है, ठीक है, इस बुक के ऊपर आप एक और बुक रखो इतनी ही साइज़ की, ठीक है, तो ये फ़ोर्स बढ़ जाएगी, यानी ये जो एरो है ना आपको बड़ा नज़र आएगा, और नीचे वाला एरो भी बढ़ेगा, ज़ाहिर सी बात है। जब जब जितनी ज़्यादा फोर्स ये बुक लगाएगी उतनी ही ज़्यादा फोर्स टेबल को भी लगानी है, ठीक है ना, उतनी ही ज़्यादा फोर्स टेबल को भी लगानी पड़ेगी ताकि ये रेस्ट पर रहे, ठीक है। तो हमने इसके बाद एक बुक रखी, तो फिर ये फोर्स बढ़ेगी और टेबल की फोर्स भी बढ़ेगी, फिर आप इसके ऊपर और फोर्स लगाओ तो ऊपर की फोर्स मज़ीद बढ़ेगी, टेबल भी मज़ीद फोर्स लगाएगी, लेकिन एक टाइम आएगा कि टेबल की रेजिस्ट करने की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। फिर आप तो क्योंकि मास पे मास रखते जाओगे, आपके पास तो कमी नहीं है ना किसी बुक्स की, तो आप बुक्स मज़ीद रखे जाओ रखे जाओ रखे जाओ, लेकिन टेबल की एक कैपेसिटी है रेजिस्ट करने की कि वो उस हद तक ही रिएक्शन फोर्स लगा सकती है। लेकिन जब उस रिएक्शन फोर्स की हद आप क्रॉस कर दोगे ना, यानी टेबल की जब लिमिट आप क्रॉस कर दोगे तो वो टेबल टूट जाएगी बीच में से, ठीक है। तो नतीजा क्या होगा कि जब बुक वाली फ़ोर्स यानी ऊपर से नीचे वाली जो फ़ोर्स है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो नीचे वाली फ़ोर्स से जब ज़्यादा हो जाएगी तो ये सब कुछ नीचे की तरफ चला जाएगा, यानी सारी बुक्स वगैरह नीचे गिर जाएंगी और टेबल बीच में से टूट जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये तो मतलब समझ आने वाली बात है, कोई ऐसी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे कि जब रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो रॉकेट भी एक रिएक्शन फोर्स की वजह से ऊपर जा रहा होता है। आप देखते हैं कि इसमें केरोसिन ऑयल और लिक्विड ऑक्सीजन वगैरह यूज़ की जाती है मोस्टली रॉकेट्स में। तो जब ये गैसेस कंबशन के थ्रू बर्न की जाती है ना, तो बहुत तेज़ी के साथ ये रॉकेट के नीचे से फायर होती हैं, ठीक है। जब रॉकेट के नीचे से ये बहुत तेज़ी के साथ फायर होती हैं, उसके रिएक्शन फोर्स की वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। अब ये क्योंकि ज़मीन की तरफ सारी गैसेस नीचे की तरफ निकल रही हैं, इसकी रिएक्शन फोर्स क्या है, अपवर्ड के अपवर्ड। इस न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से ही रॉकेट उसी के प्रिंसिपल पे काम कर रहा है,
ठीक है, रॉकेट इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है कि एक फोर्स अगर आप डाउनवर्ड लगाओगे दूसरी फोर्स अपवर्ड लगेगी, ठीक है ना। तो आप जब डाउनवर्ड कंबशन के थ्रू गैसेस को इमिट करवाते हो तो इसकी अपोजिट जो फोर्स है वो अपवर्ड लगती है, जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है। इसको आप बुलेट में भी ले सकते हो। जब जब बुलेट फायर होती है तो उसमें क्या होता है कि जब ट्रिगर बुलेट के पीछे जब फायर होता है तो उसके अंदर जो गन पाउडर होता है वो बर्न होता है, उसमें बहुत सारी गैसेस बनती हैं और वो गैसेस फैलती हैं एक साथ। जब वो गैसेस फैलती हैं तो आपको रिकॉइल जो होता है, गन पीछे की तरफ आती है ना, जैसे हम फायर करते हैं गन पीछे की तरफ झटका देती है। तो जब गोली आगे की तरफ निकलती है उसकी रिएक्शन फोर्स क्या होती है कि गन को पीछे आना पड़ता है, ठीक है ना। तो हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जिसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, ठीक है। एग्जाम्पल हमने बहुत सी देख ली। एक बुक जो टेबल के ऊपर रखी हुई थी वो रेस वाली थी, लेकिन बाकी दो मोशन की एग्जाम्पल दी कि एक रॉकेट है कि रॉकेट जब ऊपर मूव कर रहा है वो क्यों ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि उसके नीचे की साइड से गैसेस कंबशन के थ्रू फायर की जा रही हैं। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, रिकॉइल ऑफ गन, कि जब आप बुलेट फायर करते हो तो बुलेट क्योंकि आगे की तरफ निकलती है, आगे की तरफ बहुत तेज़ी के साथ जाती है, इस वजह से इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए रिएक्शन फोर्स आपके ऊपर झटका लगता है, आपकी कलाई पे एक झटका लगता है जब आप फायर करते हो, ठीक है। तो उम्मीद है ये लेक्चर समझ आया होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे और फिर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी हमें कवर करने हैं। तो जब तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।